रीडिंग टिप्स फॉर 2021। इस वीडियो में हम आपको 6 सॉलिड टिप्स बताने वाले हूँ टू क्रैक आईएलटीएस रीडिंग विथ ग्रामर रूल्स एंड जेन्युइन टिप्स। तो आइए स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं। तो देखिए, प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करेगा क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत बताने वाली हूँ, ठीक है, जो आज तक आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा क्योंकि एक ग्रामर रूल है, ठीक है। अब सबके मन में यही क्वेश्चन हो रहा होगा कि मैम जो बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं वो हमें कैसे समझे, हमें तो जो लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं वो अंडरस्टैंड ही नहीं आती, तो हम क्या करें। तो मेरे पास एक सीक्रेट फॉर्मूला है कि आप बड़े बड़े सेंटेंस को समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। सिर्फ आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी एंड मैं जो आपको सिखाती हूँ उसको आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं वो क्या है सीक्रेट फॉर्मूला कि हम जो बड़े बड़े लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं आईएलटीएस के जो रीडिंग में वो हम कैसे समझे, ठीक है। ये पहली टिप है ग्रामर, ठीक है। तो आइए देखते हैं सीक्रेट फॉर्मूला क्या है। तो सीक्रेट फॉर्मूला है नाउन फ्रेज, नहीं सारे अलग से भी फ्रेज होते हैं, लेकिन क्योंकि आप बिगिनर्स हैं, आपको पता नहीं है कि कैसे सेंटेंसेस फॉर्म किए जाते हैं, इसलिए बहुत ही इसेंशियल है आपके लिए कि नाउन फ्रेज क्या है, जैसे कि विच, वो एंड डेट से सेंटेंस को बड़ा किया जाता है। आप टेंशन मत कीजिए, मैं आगे आपको एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगी, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि आज तक किसी ने नहीं सिखाया होगा कि ये क्या रीज़न है कि बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखे जाते हैं आईएलटीएस की रीडिंग में, ठीक है। न्यूज़पेपर में बड़े बड़े सेंटेंसेस आते हैं, सिर्फ इसी चैनल पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे बारीकी से पता है कि कैसे सेंटेंसेस फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा है प्रीपोजिशनल फ्रेज कि इन, विथ, फ्रॉम, बाय एंड आफ्टर से सेंटेंस को बड़ा किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखें, तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम अवर अर्लीस्ट, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम अवर अर्लीस्ट ओरिजिन्स मैन हैज़ बीन मेकिंग यूज ऑफ ग्लास। तो देखिए फ्रॉम एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है और इसके फ्रॉम अवर अर्लीस्ट इरेजन यानी कि पुराने सालों से ही क्या मैन हैज़ बीन मेकिंग कि जो मैन है वो क्या बनाता आ रहा है, ग्लासेस बनाता आ रहा है पुराने सालों से ही, ठीक है। तो ये देखिए फ्रॉम जो लगाकर सेंटेंस को बड़ा कर दिए। एंड कोमा का तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, आप देखते होंगे कि आईएलटीएस के जो रीडिंग पैसेजेस होते हैं वहाँ पर कितने सारे कॉमास दिए होते हैं, लेकिन आपको ये लगता होगा कि ये तो क्या अननेसेसरी है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मीनिंग ये होता है कि ये वाला जो सेंटेंस है प्रीपोजिशनल फ्रेज वाला इससे कनेक्टेड है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ये वाला सेंटेंस, इसीलिए यहाँ पर कोमा दिया है, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट तो ये देखते ही नहीं है कि कोमा क्या है, ठीक है। तो आप देखिएगा कोमा का मतलब ये होता है कि ये वाला जो सेंटेंस है प्रीपोजिशनल फ्रेज वाला, ये सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को दिखाई दे रहे होंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम आप मुझे डिटेल में बताइए या फिर वीडियो बनाएं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, कैसे यूज़ करना है राइटिंग में एंड रीडिंग में, ठीक है। तो आप फिलहाल हम देखिए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वन ऑफ द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ बोर्ड्स इज डेट। तो मैंने आपको बताया था क्योंकि जो नाउन फ्रेज है वो ये है डेट। और कहीं सारे स्टूडेंट के मन में यह भी सवाल होगा कि मैम यहाँ पर हमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, नो कहीं पर भी वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करें। मुझे पता है कि आप सबने यही सीखा है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, लेकिन उससे आपको इंग्लिश आई डोंट थिंक कि कुछ फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए वन ऑफ द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ बोर्ड्स, इतना बड़ा हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है एंड डेट हमारा नाउन फ्रेज है, और डेट लगाकर फिर से नया सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब लगाकर स्टार्ट कर दिया। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, बहुत बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट आते हैं, लेकिन वर्ब तो ऐसा ही रहता है जैसे कि इज है, डू है, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही लंबे आते हैं आईएलटीएस के रीडिंग में। तो वो कैसे आते हैं, नाउन फ्रेज लगाकर सेंटेंस को बड़ा करते हैं, इसीलिए आपको सेंटेंसेस बड़ा लगता है, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इतना बड़ा सेंटेंस क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर आपको यही नहीं पता कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है और क्या पैसेज में दिया गया है, तो आई डोंट थिंक कि आपके बैंड आने वाले हैं, क्योंकि इतना तो आपको पता होना ही चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अमेजिंग टिप्स, अगली टिप्स क्या है। तो देखिए जीरन स्ट्रक्चर भी आपको दिए हो गए हैं
और कहीं सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर भी दिए होंगे IELTS की रीडिंग में, तो आपको पहचानना है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, दूसरी टिप ये है कि फोकस ऑन सिनोनिम्स। अब कहीं सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता कि लाइव स्टॉक क्या है। ठीक है, तो कैसे आपका बैंड आएगा, क्योंकि आपको यही नहीं पता, सिनोनिम्स ही नहीं पता, तो 3-4 बैंड तो ऐसे ही कट जाएंगे। तो मैं आपको सलाह दे रही हूँ कि आप सिनोनिम्स हो सके है आप प्रैक्टिस कीजिए, आप लिखते जाइए नोटबुक में, जब भी एग्ज़ाम होगा उसके अगले दिन आप रीड करके जाना। ठीक है, और अगली टिप्स क्या है आइए हम देखते हैं। देखिए, जब भी आप कोई प्रैक्टिस टेस्ट कीजिए रीडिंग की या फिर कोई एक पैसेज करें, तब आपके मन में ये तीनों क्वेश्चन आने चाहिए, वेयर, वाई एंड हाउ, कि कहाँ से आंसर आया, किस तरीके से आंसर आया एंड कैसे आंसर आया। ठीक है, अगर आपके मन में आपने तीनों क्वेश्चन पूछे एंड सॉल्यूशन किया तो डेफिनेटली आपके अच्छे बैंड आ सकते हैं। मैंने देखा है कहीं सारे स्टूडेंट सिर्फ हार्ड वर्क ही करते हैं, स्मार्ट वर्क करते ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सॉल्यूशन ही नहीं करते कि कहाँ से आंसर आया है, किस तरीके से आंसर आया है, और सिर्फ क्या करते हैं कि प्रैक्टिस किए ही जाते हैं, कभी भी सॉल्यूशन नहीं करते कि ये जो क्वेश्चन है उसका मीनिंग क्या होता है, कहाँ से आंसर आया है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि जब भी आप कोई प्रैक्टिस टेस्ट करें रीडिंग की, तब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि कहाँ से आंसर आया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भी बता सकते हैं कि मैम ये रीडिंग पैसेज में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप सॉल्यूशन कीजिए। अभी की टेक्नोलॉजी की बात करें तो गूगल पर भी कहीं सारे सॉल्यूशन भी दिए गए हैं कैम्ब्रिज के, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आंसर हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ आप इस टिप का आप इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग टिप्स है। और आगे की टिप हम बताते हैं। देखिए, चौथी टिप ये है कि प्रैक्टिस ओनली कैम्ब्रिज एंड IELTS ऑनलाइन टेस्ट, यानी कि गूगल में एक वेबसाइट है IELTSonline.com करके, वहाँ पर आपको ऑथेंटिक एंड रियल जो पेपर है IELTS रीडिंग के वो ही है। ठीक है, तो आपको उसकी ही प्रैक्टिस करनी है। इन दोनों के अलावा आपको कोई अदर मटेरियल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसलिए बताती हूँ। मैंने कई बार देखा है कि इन दोनों वेबसाइट में से ही रिपीट करते हैं एग्जामिनर्स जो पेपर निकालते हो। ठीक है, मैंने कई बार देखा है, इसीलिए क्योंकि मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे चप्पा चप्पा मालूम है कि कहाँ से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको ग्रामर रूल्स मैं आपको बहुत सिखाती हूँ, क्योंकि उसके आप फॉलो करके ही आप ज़्यादा बैंड ले सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे की टिप क्या है। फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करेगा, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग टिप्स है, हो सके आपका बहुत ही अच्छा बैंड आ जाए इस टिप्स को फॉलो करने के बाद। ठीक है, कि जहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हो गए वहाँ पर ही आंसर होगा। एंड बहुत जितने भी है आई थिंक तो मैंने सारे के सारे पर बना दिए है वीडियो, मैंने स्ट्रक्चर ही दे दिया है एंड रियल एग्जाम्पल भी दिया है कि आपको ऐसे में इस तरह से के लिखना है। तो मैं जो लिंक है वो दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग टिप है। ठीक है, स्ट्रक्चर भी मैंने दिया है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और आगे की टिप क्या है देखते हैं। वॉच माय रीडिंग वीडियोस, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से ग्रामर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अमेजिंग ग्रामर रूल्स भी एक्सप्लेन किया है, जैसे कि समरी वाला वीडियो है, उसको सिर्फ आपको ग्रामर रूल ही आपको याद रखना, उसके बाद तो आपके सारे समरी सॉल्व हो ही जाएगी। आई डोंट थिंक कि वो वीडियो देखने के बाद किसी स्टूडेंट की समरी गलत हो सकती है, अगर सही ढंग से पूरा वीडियो देखा है तो। ठीक है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं रीडिंग के लिए। एंड अगर आप ये टिप फॉलो करते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बड़े सेंटेंसेस है वो क्या कहना चाहते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से रीडिंग सोल्व कर सकते हैं। एंड खास करके ग्रामर आप समझ जाइए। ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि आपको IELTS नहीं भी देनी है, लेकिन जब आप रीडिंग न्यूज़पेपर है तब आपको दिक्कत आएगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप एक ग्रामर सीख जाइए कि नाउन फ्रेज क्या होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। ठीक है, तब आपको बहुत ही आसानी होगी कि कैसे बड़े बड़े सेंटेंसेस ठीक है बनाए जाते हैं। आई होप कि ये टिप्स आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।